जी नमस्कार, मैं हूँ चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। संसद में जिस तरह से दो युवा दर्शक दीर्घा से कूदकर उछल कूद मचाते हैं, जिस तरह से संसद परिसर में नारेबाजी होती है कि ये सरकार जो है तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रही है, युवाओं की नहीं सुन रही है, हम लोग बेरोजगार हैं और हमारी जो है हमारे पास कोई उपाय नहीं था। इस तरह की जो है हमें यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराना पड़ा, प्रतीकात्मक विरोध माना गया। संसद में जिस तरह से उछल कूद मचाई गई, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये जो प्रकरण है ये अब इसने सियासत का रूप ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी इन युवाओं को आतंकी कहकर बुला रही है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाई गूंगी बहरी सरकार को अपना जो है विरोध दर्ज कराने का और कोई उपाय था ही नहीं। उधर राहुल गांधी ने इसे बेरोजगारी का मुद्दा बताया है। तो आज हमसे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़े हैं, राजकुमार भाटी जी। राजकुमार भाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जी। धन्यवाद। जी, पहला ही मेरा प्रश्न ये है कि अ, जिस तरह से ये उछल कूद मचाई गई है संसद में और जिस तरह से युवाओं ने ये इस तरह का, और ये अपने को जो है भगत सिंह के विचारों से जो है ओतप्रोत बता रहे हैं और भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए भी थे, तो आप इसे किस रूप में देख रहे हैं भाटी जी? चरण सिंह जी, एक तो इस पूरी घटना में हमने ये प्रदर्शित किया है कि हम एक बहुत गैर जिम्मेदार राष्ट्र हो गए हैं। बहुत ही मतलब गंभीर और जिम्मेदारी की बातें कहीं दिखाई नहीं दे इस घटना के शुरू से लेकर अब तक, इस समय तक जब हमारा आप बात कर रहे हैं। इसमें क्या क्या गैर जिम्मेदारी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ऐसे व्यक्ति के लिए पास बना दिया जिसे वो ठीक से जानते ही नहीं थे, जिसकी बैकग्राउंड उन्हें पता नहीं थी। दूसरे, केवल सांसद के पास बनाने से एंट्री करने का अधिकार नहीं मिल जाता। इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस उसकी जांच भी करती है कि इसकी क्या पृष्ठभूमि है, ये किस से जुड़े हुए हैं। इस तरह तो कोई भी घुस जाएगा किसी सांसद से पास बनवा के। तो इसमें इंटेलिजेंस का फेल्योर रहा। तीसरे नंबर पे जिन सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी तलाशी वगैरह लेने की थी, बहुत गहन तलाशी के बाद संसद के अंदर प्रवेश दिया जाता है। वो ये जांच ही नहीं कर पाए कि स्मोक बम छिपा के जूते में ले जा रहे हैं। ये उनका फेल्योर है। जो स्मोक बम ले जाने में कामयाब हो गए, वो बारूद का बम ले जाने में भी कामयाब हो सकते थे, पिस्टल ले जाने में भी कामयाब हो सकते थे, कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। फिर उसके बाद लॉबी से जिस तरह कूदे हैं वो, उस समय अंदर कोई भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं। जो संसद के भी जो कर्मचारी होते हैं वो भी नहीं थे। सांसदों ने खुद पकड़ा उन्हें, जो एक लड़का उछल कूद कर रहा था। लेकिन पकड़ने के बाद हमारे सांसदों ने भी बहुत गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया कि सड़क के गुंडों की तरह, गली के गुंडों की तरह उसकी पिटाई कर रहे थे। जिस तरह वो होती है नहीं, रोड रेज की घटनाएं होती हैं, तो सड़क पे कोई भी लड़ने लगता है, जो जेब कतरों को मारने लगते हैं। यार, आप सांसद हो, देश का कानून बनाते हो, देश की पूरे 140 करोड़ की जनता की निगाह आपकी तरफ है कि आप बहुत जिम्मेदारी का और गंभीरता का परिचय देंगे। आप इस तरह गली के लौंडों की तरह उनकी पिटाई कर रहे हैं संसद के अंदर, और वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, उसको पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के सांसद कितने गैर जिम्मेदार हैं। आपको शालीनता के साथ, जिम्मेदारी के साथ उनको पकड़ के और सुरक्षा कर्मियों के हवाले करना चाहिए था। इसके बाद जो लापरवाही हुई पुलिस की जांच में हुई, जो स्मोक बम इन्होंने चलाए, वो केस प्रॉपर्टी हो गई। ये घटना तो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना थी। हम इसमें जो ये इन्होंने कार्रवाई की, इसका बचाव किसी को नहीं करना चाहिए, ना कोई कर रहा है। उन्होंने बहुत गलत किया, संसद के अंदर अफरा-तफरी पैदा की, अराजकता पैदा की, संसद को भयभीत किया, संसद के अंदर का अनुशासनहीनता करी। वो सब गलत है उस मतलब। लेकिन पुलिस का इतनी गंभीर घटना के बाद, जबकि हमारे 22 साल पहले इसी दिन जो है संसद के ऊपर एक बमों से हमला हुआ था, विदेशी आतंकवादियों ने हमला किया था, उसकी बरसी मना रहे थे। थोड़ी देर पहले ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी, हमारे 6-7 लोग उसमें शहीद हुए थे। इसके बावजूद उस दिन इतनी ढील। तो फिर पुलिस ने क्या किया कि जो स्मोक बम छोड़े थे वो कायदे में केस प्रॉपर्टी हो जाती है, उसे बहुत सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। उसकी फॉरेंसिक जांच भी होनी थी, उन्हें सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाना था। पुलिस ने उन्हें उठाया ही नहीं। उनसे एंकर झपट रहे हैं, वहां लाइव चल रहा है, एंकर वो छीन रहा है, दूसरे चैनल का एंकर छीन रहा है, बच्चे खेल रहे हैं सड़क पे, वो ऐसे बिखरे पड़े हैं। ये गैर जिम्मेदारी का परिचय। अब इसमें घटना, अब इतने दिन बाद, अब लगभग 6 दिन हो गए, 13 की घटना है और आज 18 तारीख है, छठा दिन है आज। तो छठे दिन भी हम किसी इस नतीजे पे नहीं पहुंचे। अभी भी दो ओपिनियन लगातार चल रही है। एक ओपिनियन ये है कि ये अपराधी किस्म के लोग थे, षड्यंत्र था इनका, बहुत गहरी साजिश थी
और ये आतंकवादी गतिविधि थी। दूसरी ओपिनियन ये है कि ये बेरोजगार थे या देश की समस्याओं से पीड़ित थे, अपनी आवाज उठाना चाहते थे। मैं कहता हूं चरण सिंह जी, चाहे दोनों में से कोई सी थ्योरी ठीक है। पहली बात तो हम 6 दिन में ये तय क्यों नहीं कर पाएंगे इसके असली कारण क्या है, ये षड्यंत्र में शामिल थे या अपनी आवाज उठाना चाह रहे थे, ये भी हमारा फेल्योर है। लेकिन अगर ये षड्यंत्र में शामिल थे तो भी सरकार फेल है। सरकार उस षड्यंत्र को रोक कैसे नहीं पाई, इतनी लापरवाही क्यों बरती गई। और अगर ये आक्रोश में आवाज उठाना चाहते थे तो भी सरकार की जिम्मेदारी है, तो भी सरकार फेल है। इस सरकार की नीतियों की वजह से देश का नौजवान इस स्थिति में पहुंच गया है कि उसकी आवाज सड़क पे नहीं सुनी जा रही होगी, कार्यालयों में नहीं सुनी जा रही होगी, तभी तो संसद में वो स्मोक बम ले जाने के लिए मजबूर हुए। तो दोनों स्थिति में जिम्मेदारी सरकार की बनती है, लेकिन सरकारी पक्ष क्या कर रहा है, बजाय गंभीरता दिखाने के, बजाय गंभीरता से जांच करने के, अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय विपक्ष को बदनाम करने में लगा हुआ है। ये तो किसान आंदोलन में देखे गए थे, ये तो सीए आंदोलन में देखे गए थे शाहीन बाग में, ये इसके तार तो फला पार्टी से जुड़े हुए हैं, फला पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसी गैर जिम्मेदारी की बातें करने के बजाय गंभीरता से इस घटना की जांच होनी चाहिए। जहां सुरक्षा में चूक रही है उसकी ये गारंटी हो कि आगे चूक नहीं होगी, और जितना इनका दोष है उतने इनको सजा मिलेगी। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने बोला कि भाई ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए इससे बड़ा कोई उनके पास विकल्प ही नहीं था। क्या कहेंगे? नहीं, जो पकड़े गए हैं लोग, उन्होंने बयान दिया है कि हम बेरोजगारी से पीड़ित थे, महंगाई से पीड़ित थे। दूसरा कोई कोई दूसरी थ्योरी के समर्थन में कोई सबूत अभी तक आया नहीं है। इनके कहीं किसी विदेशी संगठन से तार जुड़े हुए नहीं मिले हैं, किसी आतंकवादी संगठन से तार जुड़े हुए नहीं मिले हैं, कोई ऐसा हथियार बरामद नहीं हुआ है जो घातक था, जिससे चोट पहुंचाना आए थे या नुकसान पहुंचाना आए थे। तो अभी तक तो यही थ्योरी मानी जाएगी जो वो कह रहे हैं कि हम तो आवाज उठाने के लिए आए थे। तो आवाज उठाने के लिए आए थे तो चरण सिंह जी, पक्ष को, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए कि युवाओं की ये हालत कैसे हो गई है कि वो आवाज उठाने के लिए संसद में कूद रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता की बात होनी चाहिए। इसलिए अखिलेश जी ने कहा कि युवा इस स्थिति में पहुंच गए हैं, बेरोजगारी की समस्या इतनी विभत्स हो गई है। अभी परसों एक चैनल पर डिबेट चल रही थी तो वो आंकड़े दे रहे थे राष्ट्रीय चैनल पर कि 25 साल से कम आयु के 42.8% युवा बेरोजगार हैं, 42%। अब आप लगाइए कि हमारे देश में 25 से लगभग 70-65 करोड़ है 25 से कम आयु के, और उनमें से आधे अगर बेरोजगार हैं तो देश की कितनी गंभीर स्थिति है। और उस गंभीरता को समझते ही नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी समझती नहीं। वो कहती है कि मोदी जी ने तो विश्व गुरु बना दिया देश को, देश तो लगातार तरक्की कर रहा है। झूठ बोलते हैं, झूठे तर्क देते हैं। तो समस्याओं को जब तक समझोगे नहीं, समस्याओं का इलाज नहीं। लेकिन भाटी जी, सत्ता पक्ष के साथ में उंगली तो विपक्ष पे ही उठ रही है। भाई ये इन युवाओं को यदि संसद में इस तरह का कृत्य इन्होंने करना पड़ा, वहां पर अपनी बात पहुंचाने के लिए संसद में इस तरह से उछल कूद मचानी पड़ी। निश्चित रूप से पढ़े लिखे युवा है, तो इन्हें कहीं ना कहीं जान का भी खतरा था, और ये भी ये मानकर चल रहे हो कि भाई जेल जाना ही पड़ेगा। यदि इस देश के युवाओं की ऐसी मनोस्थिति हो रही है, और जनता की समस्याओं की जो है लेकर आवाज उठाना विपक्ष का कर्तव्य बनता है, तो विपक्ष क्या कर रहा है फिर? नहीं, आप मेरी समझ से बाहर है। ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। अगर देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में समस्याएं बढ़ रही हैं, देश के युवा में आक्रोश बढ़ रहा है, देश का युवा आक्रोशित हो रहा है, तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। नहीं, मेरा मुझे ठीक प्रश्न से ये समझाओ, आप कैसे नहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी है। मेरा प्रश्न ये है कि यदि जनता की समस्याओं को लेकर विपक्ष आंदोलन करता, जनता की समस्याओं को लेकर विपक्ष जो है मुखर होता, तो शायद इस तरह की युवाओं में मनोस्थिति ना होती। तो युवाओं को लग रहा कि भाई हमारी कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं है। जैसे अखिलेश जी ने बोला कि भाई गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए इनके पास कोई और विकल्प था ही नहीं। तो इस गूंगी बहरी सरकार को विपक्ष क्यों नहीं जगा रहा है? आप जैसे आप विपक्ष के इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मैं 10 साल से देख रहा हूँ योगी मोदी काल को। 10 साल की में एक भी रैली कोई विपक्ष की एकजुटता की नहीं देखने को मिली, एक बड़ा आंदोलन देखने को नहीं मिला। जैसे इंडिया गठबंधन जो है, मीटिंग तो हो गई, आपकी पटना में हुई, बेंगलोर में हुई, आपकी मुंबई में हुई, लेकिन एकजुटता को लेकर कोई बड़ा आंदोलन या बड़ी रैली देखने को नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कमजोरी तो विपक्ष की भी दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे?
देश के किसान 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे के बैठे रहे। 700 किसान शहीद हो गए, 700 किसानों की मृत्यु हो गई। सरकार और सरकार का समर्थित मीडिया उनकी बात, उनकी समस्या की गंभीरता को समझने के बजाय लगातार उनका चरित्र हनन करता रहा। उन्हें आतंकवादी बताता रहा, खालिस्तानी बताता रहा, पाकिस्तानी बताता रहा, उन्हें बिके हुए बताता रहा, किराए के बताता रहा। सीए के विरोध में दिल्ली में भी, लखनऊ में भी और कई प्रदेशों की राजधानियों में बड़े बड़े आंदोलन हुए। शाहीन बाग में महिलाएं बैठी रहीं कोरोना पीरियड में अपनी जान पर खेल के, शांतिपूर्वक अनुशासित तरीके से। एक कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि जो हिंसक घटना हुई हो। बहुत ही संविधान के दायरे में अपनी आवाज उठाने के लिए कोई सुनने नहीं गया, सरकार ने उनसे बात तक नहीं की। लखनऊ में हर हफ्ते खबर आती है, अभी पिछले हफ्ते ही बेरोजगार नौजवान प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने उन पर लाठियां बजाई। लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं, थाने में जाती हैं, एफआईआर नहीं लिखी जाती। और आप कह रहे हो कि विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा। आपको कहना ये चाहिए कि जब आवाज को सरकार नहीं सुनती है तो इस तरह की स्थिति आती है। आवाज खूब उठ रही है। अभी अभी मेरे पास अभी आपका ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही नोटिस आया है कि हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो तब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया हमारे खिलाफ, 400 लोगों के खिलाफ। अभी अभी नोटिस आया कि जमानत कराओ जी। जो भी आवाज उठाता है उस खिलाफ मुकदमा, उस जेल, उस पे यूएपीए लगा देते हैं। पत्रकारों पे खबर लिखने पर भी, आवाज उठाने बोलने पर पत्रकारों तक को जेल के भेजा गया और यूएपीए लगाई गई है। आप कह रहे हो विपक्ष आवाज नहीं उठा, विपक्ष भरपूर आवाज उठा रहा है और भाटी जी, आंदोलनकारी लगातार सड़कों पर है। लेकिन सरकार गूंगी बहरी है, सरकार संवेदनहीन है, सरकार सुन नहीं रही है। भाटी जी आप समाजवादी है और समाजवादियों का इतिहास संघर्ष का रहा है। आप चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, लोकनायक जयप्रकाश हो, आचार्य नरेंद्र देव हो, चंद्रशेखर सिंह हो, चरण सिंह हो, या नेताजी मुलायम सिंह यादव रहे हो। इमरजेंसी में आपने देखा होगा 1.5 साल तक जो है नेता जेल में रहे, तब जाकर बदलाव हुआ था। और जो इस समय ये मानकर चला जा रहा कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री उस समय जब इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी से भी बड़े तानाशाह नरेंद्र मोदी हैं। तो भाई वो तो जो उनके बस का हुआ करेंगे या कर रहे हैं। तो ऐसे में तो आप ये बताइए कि जिस तरह से विपक्षी अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, वहां एकजुटता दिखानी चाहिए थी। वहां से क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस ने सटाया नहीं, साहब हम अपने बलबूते पे चुनाव लड़ लेंगे। अभी पिछले दिनों 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की मीटिंग होनी थी, उसमें अखिलेश यादव ने भी बोल दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार ने भी बोल दिया, ममता बनर्जी ने भी बोल दिया, उधर एम.के. स्टालिन ने भी बोल दिया, हेमंत सोरेन ने भी बोल दिया। तो ये लोग एकजुटता नहीं जैसे कल मीटिंग है, तो कल भी देखने को मिल जाएगा क्या। तो एक ये माना गया है कि किसी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष की एकजुटता बहुत जरूरी होती है। इंडिया गठबंधन भी बन चुका है, लेकिन विपक्ष की एकजुटता का कोई बड़ा संदेश देश में नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे में फिर कैसे बदलाव होगा, कैसे ये सत्ता से बेदखल होगी भारतीय जनता पार्टी। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहेंगे। नहीं, आपकी जो चिंता है और आपके जो प्रश्न है और आपके ने जो आशंकाएं उठाई हैं, इनके सबके जवाब कल की मीटिंग में मिल जाएंगे। कल आपको एकजुटता भी, कल के बाद एकजुटता भी दिखाई देगी, कार्यक्रम भी दिखाई देंगे, विपक्ष की रैलियां भी दिखाई देंगी, आंदोलन भी दिखाई देंगे और आपसी एकता से, सहमति से प्रत्याशी भी तय होंगे और एकजुट होकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। आपको जिस तरह का बंटवारा चल रहा है इस समय भाटी जी, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो लोग इस समय चल रहे हैं, तो जो है जिस तरह का ये गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, तो सीटों का बंटवारा ठीक ढंग से हो पाएगा। नहीं, आप गायब कैसे हो गए? आपकी नहीं आ रहा हूँ, मैं तस्वीर ही आ रहा गायब हूँ, हो आ रहा गई। हूँ, थोड़ा टेक्निकल होता आ गया हूँ। जी। नहीं, हो जाएगा, ये बहुत आराम से हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं आएंगी। ये जी। थोड़ा जो आपने लोहिया जी का अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, नाम लिया, तो लोहिया जी ये कहते थे कि आंदोलन की गति यही होती है, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो प्रश्न उठने, मतभेद होने, थोड़ी वो दिखाई देनी, अनुशासनहीनता, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन इसका सबको संभाल लेंगे और ये बहुत कायदे से निपट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी 370 धारा पे जो आपने देखने को मिला, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो केंद्र सरकार की जो जिस तरह से 370 धारा हटाई है, एक तरह से केंद्र सरकार का ही पक्ष लिया है। तो फिर क्यों विपक्ष मुद्दा बना रहा है, क्या लग रहा है आपको। नहीं, विपक्ष ने तो कोई मुद्दा नहीं बनाया। मुझे जानकारी नहीं है किसी पार्टी ने 370 हटाने का विरोध किया हो।
370 की सच्चाई तो ये है चरण सिंह जी कि 370 को 90% तो कांग्रेस ही हटा चुकी थी। जब 370 लागू हुई थी 1950 में, तब से 1949 में, तब से और अब तक 90% प्रावधान उसके खत्म हो चुके थे। 10% बची थी, उसकी पूछ बची थी खाली थोड़ी सी, वो पूछ बीजेपी ने समाप्त कर दी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो इन्होंने वो की है, जन विरोधी कार्रवाई की है, जम्मू कश्मीर राज्य को बांट देना, विधानसभा से केंद्र शासित प्रदेश बना देना पूर्ण राज्य से, ये गतिविधियां गलत है। और फिर अब तक चुनाव नहीं हो पा रहे, 5 साल हो गए हैं, चुनाव नहीं हुए, बड़े सब्जबाग दिखाए गए थे। गवर्नर ने खुद घोषणा की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 50,000 लोगों को 6 महीने के अंदर नौकरी दी जाएगी, एक को तो दी नहीं गई। तो ये जो ये इन्हें कश्मीर से तो मोहब्बत है और कश्मीरियों से नफरत है, ये देश के लिए गलत है। कश्मीर से मोहब्बत का सबूत तभी हो सकता है कश्मीरियों से भी मोहब्बत करो, उनकी भी भविष्य के लिए अच्छा सोचो, उन्हें भी भारत के नागरिक समझो, उन्हें भी मान सम्मान दो, आजादी दो। वो उनसी उनकी आजादी छीनी हुई है 5 साल से, तो उसका विरोध है। 370 में तो कोई फर्क पड़ भी नहीं रहा था। 370 से कौन सी कार्रवाई हमारी रुक रही थी? 370 से 370 तो पहले ही, ये जो पहले प्रधानमंत्री होता था वो खत्म किया, उनका अलग झंडा खत्म किया, अलग संविधान खत्म किया, सारा संविधान भारत का वो लागू हो गया, सरकारें बर्खास्त तक की गई, मुख्यमंत्री जेल तक भेजे गए। जम्मू कश्मीर में कोई केंद्र सरकार कमजोर थोड़ी रही थी पहले भी कभी। तो ये नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक रैली करने की योजना बना रहे हैं और फूलपुर से चुनाव लड़ने की उनसे की बात की जा रही है। तो नीतीश कुमार के फूलपुर से यदि चुनाव लड़ेंगे, वो जिस तरह से पिछ ओबीसी काफी वोट बैंक जो है वो प्रभावित होने की जो है संभावनाएं जताई जा रही है उत्तर प्रदेश में, तो क्या लग रहा है आपको कि समाजवादी पार्टी जो है इसके समर्थन में है या समाजवादी पार्टी का वोट बैंक प्रभावित होगा? क्या लग रहा है आपको? नहीं, अगर नीतीश कुमार जी फूलपुर से या उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी स्वागत करेगी। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के एक बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, और जनाधार वाले नेता हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं का स्वागत ही होगा, कोई भी आके रैली करे, कोई भी आके चुनाव लड़े, इसमें कहीं समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी ने ये संदेश दिया कि भाई जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बिहार में राजद है, कि यहाँ पर ये लोग तो खुद ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन देखो हमने यादव समाज के जो है किसी विधायक को हमने मुख्यमंत्री बनाया, हमने यादवों को सम्मान दिया, तो क्या उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, विशेष रूप से यादव वोट बैंक, क्या है भारतीय जनता पार्टी के मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के बाद में क्या उत्तर प्रदेश पर इसका असर पड़ेगा? नहीं, ये जो आपने अभी कहा ये बीजेपी की ओर से आया ये बयान, जी या आप कह रहे हो? जी, ये गिरिराज सिंह जो है बिहार के मुख्य जो है नेता है भारतीय जनता पार्टी के, हाँ। उन्होंने अब आप ये बताओ चरण राजद सिंह पर ये जी, कटाक्ष इनका करते हुए बोला है। इनका इनका दोगलापन आप ये देखिए कि जब हम ओबीसी के मान सम्मान की लड़ाई आवाज उठाते हैं, ओबीसी के हकों की आवाज उठाते हैं, तो हमें जातिवादी बताते हैं। और एक ये एक जाति का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं, तो ये जातिवादी नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की जाति बताई कि हमारे प्रधानमंत्री फला जाति से आते हैं। जिन्होंने राष्ट्रपति प्रत्याशी जब घोषित किया कोविंद जी को, और इनको भी जो अभी राष्ट्रपति हैं, तब इनकी जातियां बताई। लखनऊ में बाकायदा होर्डिंग लगा के बताया कि हमारी मंत्रिमंडल में किस किस जाति के कितने मंत्री हैं। और जाति के सम्मेलन करते हैं लखनऊ में, राजधानी में, उनमें योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं और हमारे ऊपर जातिवादी होने का आरोप लगाते हैं। जहां तक ये सवाल है कि यादव मुख्यमंत्री बना दिया, सवाल ये नहीं है कि कुर्सी पे बैठे आदमी की जाति क्या है, सवाल ये महत्वपूर्ण है कि वो काम किसके लिए कर रहा है। अगर ये जो यादव जी बने हैं, मोहन यादव, अगर ये ओबीसी के लिए, दलित के लिए, पीडीए के लिए काम करेंगे तो उनका स्वागत है, समर्थन है। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी जैसा अब तक चलती रही है, पीडीए के विरोध में जो उत्तर प्रदेश में क्या वो 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने ओबीसी की नौकरी छीन ली गई, तो अगर यही बैठ के वही काम करेंगे तो फिर इनका विरोध होगा। अच्छा, जिस तरह से मध्य प्रदेश चुनाव में ये देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी मात्र 6 सीटें मांग रही थी कांग्रेस से, और उसके बाद में अखिलेश जी गई भी
डॉक्टर सुनीलम से भी मेरी बात हुई थी, समाजवादी पार्टी नेता है वहां पर, समाजवादी पार्टी तो नहीं, समाजवादी है वहां पर। तो ये मेरे बात निकल कर अखिलेश जी ने काफी वेट किया, कमलनाथ जो थे मुख्यमंत्री पद के दावेदार उस समय, और वो बोल देते कि अखिलेश वखिलेश कौन होते हैं। उसके बाद में नाराजगी देखने को मिली अखिलेश यादव की कि भाई उस लोकसभा चुनाव में बताएंगे उत्तर प्रदेश में। तो क्या ये उस प्रकरण का उत्तर प्रदेश में जो सीटों का बंटवारा होगा विशेष रूप से कांग्रेस को देने का, तो क्या उस वो प्रकरण देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में? तो कांग्रेस को सीटें दी जाएंगी लोकसभा चुनाव में, क्या लग रहा है आपको? जो अखिलेश वखिलेश कह रहे थे उन्हें उसका भुगतना तो पड़ गया परिणाम। न मुख्यमंत्री बन पाए, न प्रदेश अध्यक्ष रहे। खुदा ही मिला न विशाल सनम, इधर के रहे न उधर के रहे। तो उन्हें तो उसका दुष्परिणाम मिल गया। बाकी हमारे नेता बहुत विशाल हृदय हैं। अखिलेश यादव जी छोटी मोटी बातों को भूल गए, वो आगे भविष्य के लिए तैयार हैं। हम इन चीजों को पीछे छोड़ चुके। जो घटनाएं हुई थी वो हालांकि पीड़ादायक घटनाएं थी, लेकिन हमारी पार्टी उन्हें पीछे छोड़ चुकी है। भविष्य की तैयारी है। भाटी जी, एक अंतिम प्रश्न है आपके लोकल स्तर पे, गौतम बुद्ध नगर के जिले को लेकर। मैं भी काफी सक्रिय रहा हूँ यहाँ पर, संघर्ष के मामले में भी, पत्रकारिता के मामले में भी। आज की तारीख में ये देखने को मिल रहा है कि जो विपक्ष की जो है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या और भी हो, कि एक जो विपक्ष की भूमिका इसमें हमें देखने को मिलती थी जिले में, जिस तरह की जन समस्याएं उठाई जाती थी, जिस तरह किसानों के मुद्दे उठाए जाते थे, जिस तरह की आबादी के मुद्दे उठाए जाते थे, तो कुछ संगठन तो है, जो किसान संगठन भी है और भी संगठन है, वो तो उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के जो नेता है या विपक्ष की जो पार्टी है वो सड़क पर नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या इसकी वजह क्या है, या ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, हमने कई प्रदर्शन किए हैं। समाजवादी पार्टी ने कई प्रदर्शन किए हैं। लगभग हर 2-3 महीने में हमारा प्रदर्शन होता रहता है। बाकी जो अभी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर 3 महीने तक जो धरना चला किसानों को, उसमें समाजवादी पार्टी की प्रमुख भूमिका रही। हमारा प्रतिनिधिमंडल भी आया उसमें। 5 विधायक आए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें सम्मिलित हुए, और लोकल सारे नेता, जिले के सारे नेता, उसमें कई नेता हमारे जेल भी गए। तो है, और अभी और तेजी लाएंगे आंदोलनों में। जनता की आवाज उठाते रहते हैं और उठाते रहेंगे आगे। जी भाटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।